हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें आज हम फिजिकल एजुकेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर आप सभी के डेली रूटीन के बहुत नजदीक है। मैं बात कर रहा हूं योगा की। तो आप में से कुछ लोग इसे रूटीन लाइफ में परफॉर्म करते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे मेरी तरह जो इसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये शुरू कर देना चाहिए। मैं भी प्लानिंग के अंदर हूं, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं शुरू कर पाया। चलिए योगा शुरू करे ना करे, हम चैप्टर जरूर शुरू कर लेते हैं। परफॉर्म ना हो पाए तो हमसे क्या होगा, हम उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में कवर अप कर लेंगे। चलिए पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास चैप्टर का नाम योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। अब योगा तो ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, वो हमारे बाबा रामदेव हैं जो बोलते हैं योगा से ही होगा, ठीक है। पर ये लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है, मुझे ये समझना ज्यादा जरूरी है। ऐसी बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होती हैं, पहली बात। ये आपके डेली रूटीन लाइफस्टाइल की वजह से है कि कुछ इशू रहे होंगे आपके लाइफस्टाइल के अंदर। एक्सरसाइज की कमी, खाने पीने के परहेज ना करना, ऊट पटांग खाना, एक्सरसाइजेस की कमी, ये सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी कुछ बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती है। जो तुम्हारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से तुम्हें बीमारियां हुई है, उन्हें मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहता हूं। तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे पहली बात है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा आपकी खाने पीने की गलत आदतों की वजह से होता है। नो डाउट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों में भी पास हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल। पर जो मेन बात करें, ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड मतलब डेली रूटीन में आपके लाइफस्टाइल, आपके ईटिंग डिसऑर्डर, आपकी एक्सरसाइजेज की कमी डिसाइड करेगा कि आपके अंदर एक्सेसिव फैट जमा होगा या नहीं। मैं डायबिटीज की बात करूंगा, मैं आर्थराइटिस की बात करूंगा। ये सब वो बीमारियां हैं जो इस चैप्टर के अंदर मैं पढ़ूंगा। इन बीमारियों के अंदर कौन कौन से आसन बेनिफिशियल है वो देखेंगे, उन्हें करना कैसे है ये देखेंगे, और किस बीमारी में कौन सा योगासना नहीं करना है हम ये भी देखेंगे। बहुत जरूरी बात है। करना है तो हमें पता है, हमारे सामने यूट्यूब खुल जाएगा, ढेर लग जाएगा योगासनास का। लेकिन हमें ये तो पता हो कि कौन सा परफॉर्म नहीं करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो चलिए इस चैप्टर का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स का पेपर आता है। इसके अंदर 6 नंबर का तो पेपर डायरेक्ट ही आ रहा है, और 1 नंबर बी स्टार, दैट मींस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक टेक्निकल डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, केस बेस्ड स्टडी फॉर विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड, ऐसे कुछ केसेस बन जाते हैं। अदरवाइज 6 नंबर इसकी डायरेक्ट वेटेज है। मैं यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो यूनिट के कंटेंट्स क्या है? यूनिट के कंटेंट्स है, मैं सबसे पहली बीमारी की बात करूंगा इसमें, दैट इज ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी होता क्या है? दैट इज मोटापा। आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जमा होगा, और इसकी वजह से आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। आपको करवाया था पिछले चैप्टर के अंदर कि उसकी कुछ वैल्यूज निकलती हैं, वो वैल्यू 30 के ऊपर चली जाए तो आपको ओबीज माना जाता है। तो ओबेसिटी देखेंगे, इसमें कौन कौन से योगासनास परफॉर्म करने हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, उनके फायदे क्या रहेंगे, और कौन से परफॉर्म नहीं करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ताड़ासना, कटी चक्रासना, पवन मुक्तासना, मत्स्यासना, हलासना, पश्चिमोत्तासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, धनुरासना, उस्तरासना एंड सूर्य भेदन प्राणायाम, ये सारे लिखे। अब इनमें जो येलो कलर के अंदर लिखे हैं वो इनके यूनिक होते हैं। मैंने इसे डिजाइन ही इस हिसाब से किया है कि आप एक अच्छी डिस्टिंक्शन कर पाए। ये जो येलो कलर में है ये यूनिक है, जो व्हाइट कलर में है वो कॉमन है, वो दूसरी बीमारियों में भी काम आ जाते हैं। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट के कंटेंट में मेरे पास दूसरी बीमारी आएगी, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि हम उसे कॉमन बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, जिसके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 के ऊपर चलता है। ऐसा आपके पेनक्रियास के नॉन फंक्शनैलिटी या हार्मोन प्रोडक्शन की, इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन के कुछ एरर्स की वजह से होता है। ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहेगा, वीकनेस एक्सट्रीम आएगी, लिवर के अंदर स्टोर्ड फूड नहीं रहेगा, ये कुछ समस्याएं आएंगी। अब इसमें प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ योगासनास की, जैसे मैंने बताया था, जो मैंने
व्हाइट्स में लिखे हुए हैं ये कॉमन होते हैं, ये अलग अलग बीमारी में कॉमन हो जाते हैं, लेकिन ये जो येलो में लिखे हैं ये यूनिक होते हैं। जैसे यहाँ पे भुजंगासन लिखा हुआ है, शलभासना लिखा हुआ है, सुप्त वज्रासना लिखा हुआ है, मंडूकासना लिखा हुआ है, गौमुखासना लिखा है, योग मुद्रा है एंड कपाल भाती है। ये सब वो योगासनास हैं जो कि डायबिटीज के अंदर बहुत 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 बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक, उसके बाद में हम तीसरे पे जा रहे हैं, दैट इज एस्थमा। एस्थमा सांस लेने से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। आजकल मेट्रो सिटीज के अंदर ज्यादातर बच्चे एस्थमा से पीड़ित पाए जाते हैं। इसकी मेन वजह है अर्ली लाइफ के अंदर बच्चों को जो जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टेड माहौल दिया जाता है, वो एलर्जेंस को फेस नहीं करते, वो डस्ट को फेस नहीं करते हैं। तो जब वो एक रूटीन लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए शहर में निकलेंगे तो उन्हें डस्ट और ये माइट्स वगैरह है, इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली एलर्जीज होंगी। सीवियरेस्ट फॉर्म में सांस लेने में परेशानी आएगी, जिसे मैं एस्थमा कह रहा हूं। तो इसमें वो सारे हैं, सारे के सारे वाइट के अंदर है, यानी कि कुछ कॉमन आ जाएंगे, जैसे ताड़ासना है, इसके अलावा भुजंगासना है, धनुरासना है, उत्तरासना है, वक्रासना है, कपाल भाती है, गौमुखासना है, मत्स्यासना है एंड अनुलोम विलोम है। अब इसमें मैं तो थोड़ा साइड पे ही खड़ा हूं, इसी वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आगे एस्थमा के बाद नेक्स्ट आता है वो बीपी की समस्या, जिसे आप सभी घरों के अंदर हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई बीपी की समस्या। अब इसमें कंसिस्टेंटली पेशेंट का जो बीपी है या पर्सन है जो उसका बीपी है, वैसे रूटीन के अंदर बीपी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 120/80, 110/90 अप्रोक्सीमेट इतना रहता है। ये 20 से 40 के बीच का डिफरेंस होता है अपर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर के बीच में। अगर ये प्रेशर डिफरेंस 40 से ज्यादा ज्ञात हो जाए या फिर आपका जो अपर प्रेशर है वो कंसिस्टेंटली 140-150 के ऊपर रह रहा है, तो आपको हाई बीपी का मरीज माना जाएगा, जिसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। तो हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसनास हो जाते हैं, आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट बैक पेन एंड अर्थराइटिस। ये बड़ी कॉमन चीज है, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को ये होती है। एक एज बैरियर क्रॉस करने के बाद, 35 क्रॉस करने के बाद ये चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। ऐसा रिप्रोडक्टिव हार्मोन के कुछ इम्बैलेंसेस उनके डिक्लाइन के कारण हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस शुरू हो जाती है, दूध वगैरह की कमी हो जाती है, जिस वजह से बोन हेल्थ सीवियरली अफेक्ट होती है। एज बढ़ने के साथ भी हड्डियों की क्वालिटी रिड्यूस होगी, जॉइंट्स की क्वालिटी रिड्यूस होगी, तो उससे आएंगे पेन्स एंड हड्डियों का कमजोर होना, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब इसमें सारे कॉमन है, एक यूनिक आ गया, उसका नाम है भद्रासना। हम वर्कआउट कर लेंगे इन सभी को। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर को अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ये आपको ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा, वहां से वर्कआउट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज, हम एक डेफिनेशन के अंदर जा रहे हैं कि योग कहा किसे जाएगा। योगा, द टर्म योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दैट इज युज, और युज का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, उनमें आपस में ज्वाइन करना, उनकी आपस में यूनियन बनाना। तो इसमें किसकी किसके साथ यूनियन बनाई जा रही है, बेसिकली इसके अंदर पर्सन की उसकी आत्मा के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ, उसके डिवाइन नेचर के साथ कनेक्शन किया जा रहा है। इनफैक्ट ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल सेल्फ विद द डिवाइन और यूनिवर्सल स्पिरिट इज कॉल्ड एज योगा। इट इज अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस। तो इसमें आपके कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ताकि आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सके, आपका इनर सेल्फ वेकअप हो सके, आप चीजों को अपने हद में, अपने टाइप से कंट्रोल कर सके। इन सब चीजों के लिए आपका कंसंट्रेशन और आपका बॉडी पे कंट्रोल बहुत अच्छा चाहिए। दैट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, योगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल योगा डे। ये 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी पर्टिकुलर यूएनओ वगैरह के अंदर गए थे, वहां पे जाके उन्होंने ये प्लान प्रपोज किया था कि इंडिया के पास एक यूनिक हेल्थ
प्रोस्पेक्ट है जो मैं दुनिया से शेयर करना चाहूंगा, और हम चाहेंगे पूरी दुनिया में ये फैले। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, और उस इनिशिएटिव के चलते जून 21 का दिन डिसाइड हुआ कि उस दिन पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल योग डे मनाया जाएगा। मास स्केल पे योगासनास परफॉर्म किए जाएंगे, योगासनास के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ताकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ज्यादातर लोग इसे अपनी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बना सके। तो celebrated all over the world on June 21st, since its inception in 2015. The idea of IDY, yani International Day of Yoga, was first proposed by Prime Minister Narendra Modi during the speech at United Nations General Assembly UNGA on September 27, 2014. The date of June 21st was suggested by PM Modi in his UN address, as it is the longest day of the year in the northern hemisphere and it is highly important in many parts of the world. तो साल का वो दिन जो सबसे लंबा दिन माना जाता है, उस दिन को एक योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट करने की रिवायत रखी गई थी। आगे, एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा का जो मेन एम होता है वो दिमाग को कंट्रोल करना होता है, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आप 8 स्टेप्स जिन्हें अष्टांग योगा है उन्हें अपनी ग्रिप में कर लेते हैं। इस अष्टांग योगा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ योगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं जिनको ग्रिप में करने से आप एक योग गुरु कहलाएंगे। हाँ ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तो एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। योग गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को सिखाने के लिए निकले, इसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए, लाइफ में आपको फर्क महसूस होगा। तो उसके बाद में चलिए पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं। नाम क्या है? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। Obesity is that condition of the body in which amount of fat increases to extreme levels. तो आपका बोन स्ट्रक्चर, आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर ऐसा सच रहेगा, बस बॉडी में फैट डेपोजिशन बढ़ता जाएगा। Then nowadays obesity has become a problem for the whole world. Obesity is a condition in which the amount of fat in the body increases to a very large extent. ठीक, if a person is having body mass index more than 30, he or she would be considered as an obese. उसके बाद में भी क्लास 1, 2 and 3 बन जाता है। There are many causes of obesity such as जरूरत से ज्यादा खाना, that is overeating, lack of physical exercise, यानी कि आपकी रूटीन लाइफ में एक्सरसाइजेस की कमी है, जेनेटिक्स, मतलब माँ बाप के अंदर मोटापे के लक्षण थे और आपके अंदर भी बिल्कुल वैसे लक्षण पाए गए, डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट होना, शुगरी डाइट जरूरत से ज्यादा होना, ये भी एक कारण बनता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, बार बार खाना, मेडिकेशन, कई बार होता है आप स्टेरॉइड्स पे हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन में है जो आपकी बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन या मास अक्यूमुलेशन करना शुरू कर देते हैं। देन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जब आपको लगता रहता है कि यार मैं खा लूंगा, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं वेट गेन ना कर जाऊं, पानी पीने से भी ऐसे लगता है जैसे वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। जब आप मान के ही चल गए कि आपका वेट गेन होगा तो वो जरूर होगा। दैट्स व्हाई वी हैव योगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू मेनी हेल्थ रिस्क ऑफ ओबेसिटी इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ डिजीज। तो मोटापा आगे भी बीमारियों का घर बनता है, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, तो इसे भी एक बीमारी, WHO ने इसे भी एक बीमारी माना है। ड्यू टू ओबेसिटी कौन सी बीमारियां हैं जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है, लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो आगे देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें जो आसन आता है उसका नाम है ताड़ासन। यहाँ पे आप ताड़ासना का पोज देख सकते हैं। इसमें हील्स अप किए गए हैं, बॉडी के एक्सिस के अंदर आर्म्स को रेज किया गया है, सांस लेते हुए बॉडी को रेज करना होता है, फिंगर्स आपस में इंटरलॉक की हुई होती है, उन्हें रेज करना होता है, दैट इज ताड़ासना। तो इसमें करना क्या है, ये इसका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ। मैं एक बार जल्दी से रिसाइट कर देता हूं, आप में से कुछ लोग अगर नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको इसे पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं,
यू आर वेरी मच वेलकम। तो सबसे पहली चीज, स्टैंड ऑन अ योगा मैट, योर फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट, योर हैंड शुड बी alongside your body. Inhale deeply and slowly raise your arms upwards, then interlock your fingers. Raise your heels and stand on your toes. Your toes should be fanned out a little ताकि बैलेंस अच्छा बना रहे। Feel your body stretching. Look up, ऊपर की तरफ देखिए। Place your body weight to your toes and stretch out your shoulders, arms and chest up. Hold this pose for a few moments. Exhale and return back to the starting position. That is called as Tadasana, the palm tree pose. ये MCQ में पूछा जा सकता है। देन हमारे पास आता है कटी चक्रासना, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज कहा जाता है। इसे करने का प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1, पहले तो आप पोस्चर देख लीजिए कैसा है। स्टेप 1, स्टैंड विद बोथ लेग्स 2 feet अपार्ट। फर्स्ट कीप द आर्म्स बाय द साइड। मैं ये करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, मैंने कभी नहीं किया है और ना ही मैं आपको इसका डेमो दे सकता हूँ। तो पिक्चर देखिए, ये जो आपका ऐप के ऊपर ग्रुप बनाया है उसके अंदर इन सभी आसनास की छोटी छोटी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, वहां पे देखिए। मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। तो step number 2, then raise both the arms to the shoulder, and while raising the arms, inhale, now exhale and twist the body to the left. Bring the right palm to the left shoulder and extend the left hand wrapping around the waist. Now turn the head towards the left side and look over the left shoulder. Step 3, stop exhaling and retain the breath for a while. कुछ देर के लिए सांस रोकिए। After a while, inhale and come back to the original position. Then repeat on the right side. पहले left था, अब right था। और एक बार राइट और लेफ्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसे एक राउंड माना जाता है। कम से कम इसे 5 से 10 बार कीजिए। पवन मुक्तासना, ये थोड़ा फनी पोज हो जाता है। इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो पवन ट्रैप है, मैं गैस की बात कर रहा हूं, उसे रिलीज करने का ये फंडा होता है, पवन मुक्तासना। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। अपने पीठ के बल लेट जाइए किसी प्लेन सरफेस पे, अपने फीट को एक साथ रखिए, आपकी आर्म्स जो है अपनी बॉडी के साइड पे रखिए, एक लंबी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए आप अपनी दोनों नीज को अपनी चेस्ट की तरफ लाइए और उसी सेम टाइम पे अपनी थाइस को अपने एब्डोमेन के ऊपर प्रेस कीजिए। अपने हाथों से अपनी लेग्स को रैप अप करके रखिए। इससे आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव एयर ट्रैप्ड होती है आपके इंटेस्टाइनल एरिया में, वो रिलीज आउट हो जाती है। इससे आपको गैस और मोटापे से निजात मिलती है। देन इज मत्स्यासना। आपके सामने इसका पोस्चर है। आपको फॉरवर्ड गेज करना है। आपकी स्कल का जो टिप है वो जमीन के टच में होना चाहिए। आपकी चेस्ट थोड़ी अप होनी चाहिए और नीचे आपके क्रॉस लेग्स होने चाहिए, हाफ लोटस या फुल लोटस के अंदर। तो इसे मत्स्यासना कहा जाता है। अगर if this asana is performed in the water body, can float easily, that's why it is called as मत्स्यासना। ठीक है। प्रोसीजर पद्मासना पोज में, यानी अपनी लेग्स को लोटस पोज में रख के बैठिए। उसके बाद में अपनी एल्बो का सपोर्ट लेते हुए अपनी बैक पे लेट जाइए और बाद में अपना पूरा का पूरा जो वजन है वो अपने सिर पे दे दीजिए। ठीक, तो ये हो जाता है मत्स्यासना। उसके बाद में आता है हलासना। ये टफ होते ही जाएंगे, तभी हम लोग भी इसे प्रैक्टिस करने से थोड़ा परहेज करते हैं। हलासना के अंदर क्या करना है आपने? तो पहले तो पोस्चर देख लीजिए क्या किया हुआ है इन्होंने। whatever whosoever is she, तो lie down, lie on your back with your arms besides you, palms downwards. As you inhale, use your abdominal muscles to lift your feet off the floor, raising your legs vertically at 90-degree angle. Continue to breathe normally and supporting your hips and back with your hands. Lift them off the ground. थोड़ा टांगे उठाइए, अपनी लेग्स को स्वीप अप कीजिए 180 पे रोटेट करके, अपनी बॉडी के ऊपर से ले जाते हुए, हेड के ऊपर से ले जाते हुए, अपने टोस से अपने सिर के पीछे जमीन को टच कीजिए। आपकी बैक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है। Okay, this may be difficult initially, but make an attempt for a few seconds. Hold this pose and let your body relax more and more with each steady breath. After about a minute
of resting in this pose, you may gently bring down your legs and exhale. Then is Paschimottanasana. इसके अंदर क्या करना होता है? इसके अंदर आगे की तरफ बेंड करते हुए अपने हिप्स को जमीन के साथ टच में रखना है, अपनी लेग्स को एक साथ टच में रखना है, हेड को आगे फॉरवर्ड करते हुए अपने पैरों को छूना होता है। तो ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड के लिए इसे होल्ड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे आगे पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं ज्यादा नहीं जा रहा। देन इज अर्धमत्स्येंद्रासना। ठीक, इसके अंदर बॉडी काफी ट्विस्ट की हुई है इन्होंने, तो ये रहा इसका पोज और साथ में इसकी थ्योरी। इसे पॉज कर लीजिए और एक बार जरूर पढ़िएगा। देन मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आ गया नेक्स्ट इसके स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करने के तरीके। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, देन इज धनुरासना। ये तो मतलब कॉमन होता है, द बाउ पोज। तो इसके अंदर ये रहा प्रोसीजर, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देन ये रहे बाकी के स्टेप्स। आई होप दिस थिंग्स आर फाइन टू यू। ओके, आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट उत्तरासना, द कैमल पोज कहा जाता है इसे। इस पोज के अंदर मतलब धनुरासना का ही एक वर्जन है। धनुरासना के अंदर यही चीज एग्जीक्यूट करते हुए आपकी टमी जमीन को टच कर रही होती है। यहाँ पे आपके थाइस के नीचे का एरिया जो है वो जमीन के टच के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन फ्लैश कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन से बाहर रहूंगा इस पूरे टाइम के दौरान। देन आप ये पोज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज सूर्य भेदन आसन। तो ये मतलब सांस एक साइड से लेना, दूसरी साइड से छोड़ना, somehow someway like this, इसे सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। क्लोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लेग्स हाफ लोटस के अंदर होनी चाहिए। सूर्य भेदन आसन। ओके, तो ठीक है, आज हम ये इतना ही कर रहे हैं। तो इसके बाद में मैं अगले लेक्चर के अंदर ऐसे ही कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ आऊंगा और मेरी अगली बीमारी का नाम, मेरी अगली बीमारी नहीं मतलब हम जो अगली बीमारी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम डायबिटीज होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।